नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार बिल्कुल तैयार संडे इवनिंग लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ रविवार की शाम सितारों के नाम। वेल, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पावर हाउस है। जब भी उनके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह से खाने में नमक डालना बहुत ही जरूरी है, उसी तरह जब इंडियन शेफ की बातें होती है तो इनका नाम लेना भी बहुत ही जरूरी है। बहुत ही अच्छे टैलेंटेड शेफ हैं और मेरे बहुत ही करीबी हैं, और जब ये बातें करते हैं तो लगता है कि बस इनको ही हम सुनते रहे। वेल, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड नमक शमक किंग सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी। हरपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फ्रेंड्स हेलो एफएम पे। अनिमेश, थैंक यू सो मच अनिमेश और सभी सुनने वालों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे आप हैं? बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं सर। और आपको जब हमने पाया है तो जैसे कि मैंने कहा कि पावर हाउस है आप। आपके खाने जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने ही अच्छे आपकी जी, बातें जो हैं वो हमें पसंद आती है। हरपाल सर, बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया फ्रेंड्स एफएम के रविवार की शाम सितारों के नाम का हिस्सा बनने के लिए। सर, मैं सबसे पहले थैंक यू। जानना चाहूंगा, बंगाल के साथ तो आपका बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। हम जी, बचपन की बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो लॉकडाउन का वक्त गया है, किचन के जी, साथ भी आपका बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। तो अभी घर जी। के अंदर में सर आपने क्या क्या नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट की? एक्चुअली मैं बताऊं कि अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है एक जी। प्रकार का कि मतलब अगर बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं हो तो हम बाहर नहीं जाते हैं। तो जितना काम है घर से हो जाता है मेरा। और पिछले 4 महीने में मतलब लगातार मैंने अपने सोशल नेटवर्क पे अपने घर के किचन से बहुत यूनिक रेसिपीज, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज, कुछ हेल्दी रेसिपीज जिनसे आपको फायदा हो, ये सारी चीजें हम करते आए हैं। मतलब किचन में जाना छोड़ा नहीं है एक्चुअली, मैं कहूँ तो पिछले 4 महीने में किचन से बराबर नाता जुड़ा रहा है, आना जाना लगा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन देखा है हम सब ने, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है परिवार का जिसने किचन में एंट्री नहीं मारी हो। भाई इसी जी। बहाने एक्चुअली किचन में एंट्री मार दी है लोगों ने और खाना बनाना सीख गए। कुछ नहीं तो बेसिक्स तो सीख ही गए हैं। बिल्कुल। बहुत इसकी बहुत ही जरूरत थी। और बिल्कुल। हमने देखा कि सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल कोई इंसान हो, फेसबुक पर ट्विटर हैंडल पर उन्होंने हमेशा तस्वीर डाली है कि आज मैंने ये जी, बनाया, आज मैंने वो बनाया। चलिए, खाने पीने जी, की बातें आज के पूरे शो पे होती रहेगी। हरपाल सर, जी, मुझे बताइए, जैसे कि मैंने कहा कि बंगाल के साथ आपका पुराना रिश्ता रहा है, खड़गपुर से जी, आप हैं, तो सर हमें बताइए जी। प्लीज कि बचपन में हमारे हरपाल सर कैसे थे? बहुत नॉटी भाई थे? बचपन बदमाश थे? कैसे थे सर? स्टूडियस थे? कैसे बचपन थे? में बिल्कुल एकदम मतलब चुलबुले से थे। बदमाशी तो हर इंसान में होती है थोड़ी थोड़ी। बट मतलब बंगाल में वो अड्डाबाजी जिसको कहते हैं ना, वो जरूर होती थी। और जी। बच्चे थे हम, लेकिन हमारी अड्डाबाजी कैसे होती थी कि भाई स्कूल से वापस आए तो हम पहले स्कूल में ही डिसाइड कर लेते थे। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था जो स्पोर्ट्स में बहुत विश्वास रखता था। तो हमारी जी। अड्डाबाजी और स्पोर्ट्स गिरी साथ में होती थी। तो हम डिसाइड जी। कर रहे थे कि यार आज हम ना 3 बजे मिलेंगे। तो स्कूल छूटता था 1 बजे, 1 से 2 घर पे रहे, खाना खाए, लंच किए, थोड़ा आराम करना, आराम कर 3 बजे कैसे ना कैसे घर से भाग लेते थे मतलब। और फिर हम्म। सारे फ्रेंड्स मिलते थे और 3 से 6, 6:30 घर वापस जाने का एक ये था नियम कि सूरज ढला तो घर गए जब छोटे थे। और दूसरा एक जी। नियम और भी हुआ करता था। वो नियम एक्चुअली बड़ा खतरनाक था क्योंकि उससे घर पे डांट बहुत पड़ती थी। वो नियम ये आता था जी। कि हम जैसे फुटबॉल खेल रहे होते थे तो कौन कितना गोल स्कोर करेगा उससे किसी को मायने नहीं है। कौन जल्दी घर हाँ। जाएगा वो टीम हार गई। ओहो। क्या वो बात है? वो वाला चक हाँ, मतलब वो वाला चक्कर जिस दिन ये वाला रूल अप्लाई हो जाता था उस दिन पक्का हाँ। था कि घर पे गाली खाएंगे या घर हाँ। वाले किसी ना किसी के घर वाले ढूंढने के लिए आ जाएंगे और उसी समय हाँ। गेम बंद, घर जाओ। घर जाओ। जी हाँ, तो बचपन में एक बात तो क्लियर हो गई कि स्पोर्ट्स के साथ हरपाल सर जुड़े हुए थे और काफी मस्ती किया करते थे। सर, तो मुझे ये बताइए कि उसके जी, बाद मुझे खबर मिली है कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की कोशिश की। आपने इंडियन एयरलाइंस एयरफोर्स ज्वाइन करने की भी कोशिश की। सर, ये सब करते करते शेफ वाली बात कहाँ से आ गई बीच में? तो एक्चुअली क्योंकि आप मतलब मैं आपके फादर भी इंडियन रेलवे से जुड़े हुए थे, जी, तो जी, सर कैसे हो जी। गया ये? एक्चुअली परिवार क्या, खड़गपुर जहां मेरा जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल में,
वो तो एक पूरा टाउनशिप ही रेलवे का था, तो बिल्कुल। सबको कुछ ऑप्शंस बड़े क्लियर होते थे सबके। एयरफोर्स जाने के ऑप्शन बहुत कम लोगों को होते थे, क्योंकि कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस भी था, तो हम बहुत मतलब प्रभावित होते थे। तो क्लास 11 में मुझे एनडीए ज्वाइन करने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मैं समझता हूँ कि मैंने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, तो जी। एनडीए स्किप कर गया। एक बार अटेम्प्ट किया, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो एक एज ब्रैकेट होता है, तो आपको एनडीए अटेम्प्ट करने के लिए 2 चांस मिलते हैं, क्लास 11 में मिलते हैं, क्लास 12 में मिलते हैं। तो मैंने क्लास 12 में डिसाइड किया, 11 वाला मैंने मिस कर लिया था। तो 12 में जब पैटर्न समझ में नहीं आया, तो क्या है, एक इंसान ना इसलिए 2 बार ट्राई करता है। तो कई लोगों का तो एक बार में ही हो जाता है, लेकिन कई लोगों का दूसरी बार में होता है, मतलब अगर आप ट्राई करें, तो वो हुआ नहीं। तो आईआईटी भी होती थी एक ऑप्शन जो लोगों को पसंद आती थी, तो हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करनी शुरू की। इतने में मेरे भाई साहब जो है वो उन्होंने कहा कि हरपाल एक काम करो यार, ये हमारे नेबर देखो, इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया और इनको फटाफट नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिलना उस जमाने में ना बहुत अहम रखता था, बहुत अहमियत रखता था। ये बात मतलब अगर 90s की बात करूं, तो नौकरी मिल गई मतलब वो परिवार में ना थोड़ी खुशियां आ जाती थी। तो जी। मेरे भाई साहब ने कहा यार ये काम करो यार, मैं भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, यूपीएससी वगैरह सब सर्विस कमीशन बैंक के एग्जाम वगैरह दे रहा हूँ। क्योंकि आमतौर पे ऐसे ही होता था कि अगर आपने इंजीनियरिंग क्रॉस नहीं की तो ग्रेजुएशन दिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उतने में आपने सारे सर्विस कमीशन या रेलवे बोर्ड्स के एग्जाम्स देते गए नौकरियों के लिए। अगर हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो आप स्ट्रगल करते जाते हैं। तो भाई साहब ने यही कहा कि भाई अब मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, इससे अच्छा आप एक स्किल कोर्स ज्वाइन कर लो जिसमें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो उस चक्कर में हमने डिसाइड किया कि चलिए होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, उन नेबर को देख के, क्योंकि वो नेबर ने होटल मैनेजमेंट क्रॉस किया और इमीडिएटली नौकरी मिल गई उनको। क्या तो हमने बात। कहा ये बढ़िया है यार, ये मतलब मुझे लगता नहीं एफर्ट ज्यादा पड़ेगा। तो हम उस चक्कर में चले गए कि भैया चलिए कुछ नहीं तो नौकरी तो मिल जाएगी, नौकरी के बहाने चले गए हम लोग। हाँ, कोई ये नहीं देखा कि कोर्स क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था होटल मैनेजमेंट होता क्या था। हमारे जमाने में मतलब होटल ही नहीं थे खड़गपुर में ऑनेस्टली ज्यादा। जो भी छोटे मोटे होटल होते थे वो या तो हलवाइयों की दुकानें होती थी, एक आध जी। मिठाई की दुकान होती थी, मिष्ठान भंडार जिसको हम बंगाल में कहते हैं। तो वो मिष्ठान भंडार होते थे, तो वहां पे लोग ऐसा आमतौर पे खाते नहीं थे, वहां से खरीद के घर पे जाके सारे लोग एंजॉय करते हैं। तो वो जी। होटल का तो आइडिया नहीं था, बट आइडिया ये था कि नौकरी मिल जाएगी करके होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहां जाके समहाउ दिल लग गया और भाई लगा कि ये बहुत बढ़िया चीज है और शायद आगे चल के इसका स्कोप अच्छा होगा। तो वाकई हमने तो अच्छा समय देखा है। अब ये थोड़ा समय खराब आ गया है, लेकिन हमने इकोनॉमी की जैसे ग्रोथ हुई हिंदुस्तान में, तो हॉस्पिटैलिटी की भी ग्रोथ जो है बहुत स्ट्रांग हुई, और वो हम्म। समय हमने देखा है। तो अब आने वाला समय थोड़ा स्ट्रगल वाला होगा होटल मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल, मैं सर वो सवाल भी पूछने वाला हूँ, हॉस्पिटैलिटी लेकर भी न्यू नॉर्मल में कैसा जी क्या होने वाला है, उस पर भी बातें होगी। लेकिन सर जी। निशार बोल के एक आपके फैन जो है वो जुड़ गए हैं, जो हाँ, खड़गपुर से ही हैं, तो वाह, आपके ही होम टाउन से वे हैं, तो जुड़े हुए हैं क्या हमारे बात है। साथ। ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, आपके फैन्स जो हैं वो धीरे-धीरे करके जुड़ रहे हैं, दोस्त जो हैं जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी उनकी भी बातें मैं कराऊँगा। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए, उसके बाद शुरुआत तो हो गई, अब जी। शेफ़ बनने वाली इच्छा जो है वो बाहर आने लगी, तो ये मुझे ये भी खबर मिली है कि बचपन से ही आप कुछ किचन वगैरह में कुछ-कुछ बनाते रहते थे, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब एक्चुअली भी था व या पिताजी कहते थे कि नहीं कुछ बनाओ, ऐसा कुछ था सर? नहीं, एक्चुअली पिताजी नहीं कहते थे कभी बनाओ, बट पिताजी का एक काम था वो ना, मैंने बचपन में देखा है उनको अप टू क्लास आई वुड से 10 नहीं 11 तक मैंने उनको देखा है, 11-12 तक, कि वो सैटरडे संडे ना खाना बनाया करते थे, संडे खास ओके। तौर से। संडे जी। जब घर पे रहते थे ना, तो उनका काम था वो मटन करी बनाया करते थे, और हुँ। जो एनुअल रिचुअल होता था अचार बनाने का, ये उनका काम था, तो वो बनाया क्या बात करते थे पूरे। और मतलब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, एक्सटेंडेड परिवार होता था हमारा पूरा, तो जितने है! जी, रिश्तेदार वगैरह थे उन सभी के लिए अचार बनता था, तो वो पिताजी का अचार काम बनते था। थे। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े-बड़े बरनियाँ होती थी, और मतलब आप समझिए कि 2-2 फीट हाइट की बरनियाँ होती थी। ये चिकनी मट्टी की जो बरनियाँ होती है, उतने भर-भर के अचार बनते थे, और ऐसे कम से कम 6-8 बरनियाँ भर के बनाए जाते थे अचार, और ये साल भर के लिए होता था।
तो ये आम काटने का काम मेरा होता था, कुछ मसाला कूटना होता था, वो मेरा काम होता था। तो ये कहीं न कहीं पिताजी के साथ ये कामों में मैं जुड़ा रहता था। बाज़ार जाना, सब्ज़ी बाज़ार जाना तो उनके साथ मैं जाता था। और ऐसे ही जब मेरी मम्मी भी खाना बनाया करती थी तो मैं उनके साथ कहीं न कहीं किचन में बैठा रहता था। तो वो एक हुँ, समय था जब मैं उनके साथ गुज़ारता था और वो उनको देखता था खाना बनाते हुए। तो कहीं न कहीं डीएनए में शायद मुझे ऐसा लगता है कि था वो चीज़ थी और वो चीज़ उभर के आगे चल के आई जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया और मैंने शेफ़ एज़ अ प्रोफ़ेशन चुना, क्योंकि मुझे उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया जब मैं होटल मैनेजमेंट करने गया। तो एक एक यूनिवर्सल आवाज़ जिसको मैं कहूँगा ना अंदर से आई कि भई जी। नहीं, शेफ़ ही बनना है, और कुछ दूसरी चीज़ देखनी नहीं है। तो फिर वो देखी हुँ। भी नहीं हमने और सोची भी नहीं एक्चुअली, बस उसी में जुड़े रहे और लगे रहे काम करने में। बिल्कुल सर और बहुत अच्छा हुआ जो आप शेफ़ बने, नहीं तो हम इंडिया में एक अच्छे शेफ़ को हम मिस करते बहुत। हरपाल सर मुझे बताइए बहुत सही बात आपने कही है, लेकिन जिस समय की आप बातें कर रहे हैं, उस समय जी, सही में लोग इंडियन रेलवे की तैयारी करते थे, एयर फ़ोर्स की तैयारी करते थे, आर्मी में जाते थे या बिल्कुल। फिर सरकारी नौकरी करते थे। तो जी। जब आपके बड़े भाई ने भी कहा कि होटल मैनेजमेंट करना हुँ। चाहिए, तो उस समय क्या माहौल था? परिवार से सपोर्ट मिला, दोस्तों का क्या कहना था कि शेफ़ बनना चाहता है, अरे इसमें कुछ होगा? तो ऐसी कुछ बातें हो रही थी कि शेफ क्यों बन रहा है, ऐसा किसी ने कुछ कहा? नहीं, एक्चुअली अनिमेश, सोशली देखिए अगर मैं 90s की बात करूँ तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था इतना। होटल हुँ, हुँ। मैनेजमेंट या शेफ वर्ड जो था वो उतना पॉपुलर नहीं था एक्चुअली, ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको। तो वो जी। इनिशियल स्ट्रगल शायद फैमिली ने भी देखी, क्योंकि जब आपके माने मेरे पिताजी के जो फ्रेंड्स थे, तो वो लोग जितने थे उनके बच्चे आईआईटी में थे, इंजीनियरिंग कर रहे जी। थे। तो वो पिताजी को कहीं न कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन लगता ही था जब वो उनके साथ बैठते थे। और छोटे शहरों में या वैसे भी हिंदुस्तान में अभी भी वो कल्चर है कि भई आपका बेटा या बच्चा जो है, अगर एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कर गया, छोटे शहरों में है, हुँ। बड़े में तो नहीं है, तो वो परिवार का जो रुतबा है वो थोड़ा अलग हो जाता है। जी, आज जी, तो सीना ख़ैर चौड़ा हो ऐसी जाता है बिल्कुल, हाँ। ये आज ये माहौल नहीं है। मेजर मेट्रोज़ में अगर आप देखें जी। तो ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं करियर चॉइसेस के कि वो बच्चे जो है आजकल बाय चॉइस इटसेल्फ प्रोफेशन नहीं चुनते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल या अलग ही प्रोफेशन चुनते हैं। फोटोग्राफी का चुन लेते हैं, वाइल्ड जी। लाइफ एडवेंचर का चुन लेते हैं, ट्रेकिंग का चुन लेते हैं। तो अजीबो-गरीब चॉइसेस आजकल हैं, लेकिन उस ज़माने में नहीं थी। तो ये कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखा है पिताजी ने भी, हमने भी देखा है कि भई ये क्या है? क्योंकि जो शेफ़ वर्ड है वो पता नहीं होता था। लोगों को ये समझ में आता था कि अच्छा ये तो हलवाई बनेगा, रेस्टोरेंट में खाना बनाएगा, तो बावर्ची बनेगा। ये वाला माहौल था, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं था सोशली, तो हमें बड़ा स्ट्रगल हमने देखा है इनिशियली। और वैसे भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोई इतनी ज़्यादा उभर के नहीं थी, उभरी हुई नहीं थी उस समय मैं कहूँगा 90s में या 95, 96 तक भी मैं कहूँगा कि ये उभरी हुई नहीं थी। जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ है, मतलब शेफ़ का एक प्रोग्राम, तो जाके माहौल बदला, मतलब तब लोगों को समझ में आया कि अच्छा जी ये तो टीवी में भी आते हैं। तो वो 93 में एक्चुअली मैं कहूँगा कि माहौल बदला कि ये चेंज देखा। लेकिन इनिशियली तो वो माहौल नहीं था। कई बार पिताजी भी कह देते थे कि या तुम एक काम करो, तुम रेलवे के लिए क्यों नहीं कर लेते हो? तुम ऐसा करो कि एक एक गवर्नमेंट वाली नौकरी ढूँढो। तुम ये गवर्नमेंट वाली नौकरी नहीं है, ये दिक्कत करेगी तुमको। तो बहुत सारे कठिनाइयाँ हुई होगी स्टार्टिंग में जैसे कि आपकी बिल्कुल। बातों से पता चल रहा है क्योंकि उस समय लोग सोच नहीं पा रहे थे कि शेफ़ भी ऐसे हो सकते हैं। आजकल माहौल जो है वो बदल गया है, शेफ़ को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है और हुँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शेफ़ का नाम सबसे ऊपर रहता है। सर मुझे ये करेक्ट। बताइए कि उसके बाद टेलीविज़न की जब बातें हो रही है तो टर्बन टरका की भी बातें होनी चाहिए। एक ऐसा शो जो वन ऑफ द टॉप कुकिंग शो बाय टीआरपी रहा है। सबसे हुँ, ऊपर इस शो को रखा गया था, बहुत इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी। तो सर इसकी हुँ। शुरुआत कैसे हुई? टेलीविज़न की कैसे शुरुआत हुई सर आपकी? एक्चुअली मतलब उस समय की बात है ये, जब मैं संजीव कपूर जी के साथ जुड़ा हुआ था। तो वहाँ तभी एक चैनल लॉन्च करने की बातें चल रही थी संजीव जी के द्वारा और एक और कंपनी के द्वारा। तो मैंने संजीव जी को खुद ही प्रपोज़ किया। मैंने
बहुत ही जी बढ़िया सर। होगा, जो टर्बन तड़का के नाम से जाना जाएगा। तो शुरुआत में तो वो भी हिचकिचाए कि नहीं यार हरपाल, शायद ये नाम जो है अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारी कम्युनिटी शायद ना माने। मैंने कहा देखो ऐसा है कि टर्बन मेरी शान है, और तड़का जो है ना मेरी प्रोफेशंसी है, मेरी मेरी मेरा स्किल है। तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर आप हम इसको इस तरह से समझाते हैं तो चांस मिला तो इनिशियली हमने शुरुआत की, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं कहूँगा कि उस शो में जो हमने किया, एक सिंप्लिसिटी दिखाई, एक लोगों को ऑप्शंस दिखाए, कि खाना बनाना आसान होता है, खाना बनाना एक स्किल है डेफिनेटली, लेकिन उसको आसान कैसे किया जाए वो बताया हमने। तो वो एक शो को इतना प्यार दिया लोगों ने, और उसमें जो हमने जो एक्चुअली लोकप्रिय है और जिसके कारण लोग मुझे आज इतना प्यार देते हैं और जानते हैं मुझे, वो जो मैं जिंगल गाता हूँ कि जी। नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक, नमक शमक। तो ये जिंगल क्या की बात। शुरुआत उसी शो में हमने इनिशियली की, मैंने और मेरे डायरेक्टर ने मिलके ये जिंगल बनाई। तो मैंने उनको आइडिया दिया यार, और उन्होंने भी, वो हमेशा कहा करते, उनका नाम गिरीश है, वो हमेशा कहते थे कि हरपाल जी तुमको ना आप बस हर एक किचन में बस जाना है, तुम्हें कुछ हम्म। ऐसा करना है कि जब भी तुम टेलीविजन में आओ लोग मतलब भूल जाएं सब कुछ और तुम्हें देखें, और तुम्हारे खाना बनाने का तरीका ना देखें, वो तो इंसिडेंटली है ही है, लेकिन हम्म। कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुमसे जुड़े रहें, और मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पररी जुड़े, ऐसा जुड़े कि वो सदा याद रखें कि भाई किचन में जब भी वो जाएं कुछ भी करें तो एक माहौल सा बन जाना चाहिए, और तुम उनके चेहरों के सामने तुम्हें आना है कैसे भी करके। हम्म। तो ये हम्म। चीज मैंने देखा कि उस समय करते करते अचानक से मैंने ये जिंगल किया नमक डालते वक्त, नमक शमक। तो ये जब किया मैंने तो बहुत ज्यादा हिट हो गया सबके घरों में। लोग जब नमक डालने लगे तो ये नमक शमक गाते हैं, या डाइनिंग टेबल में नमक नहीं मांगते, ओ नमक शमक देना जरा। तो एक एक जी। एक्चुअली इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो गया कि ये नमक डालने का अंदाज नहीं था, ये एक्चुअली खुशियां बांटने बांटने का अंदाज हो गया था। हम्म। और ये अंदाज क्या बड़ा बात है, कैची क्या रहा, बात। और सिर्फ सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं रहा है, आज मतलब 10 साल हो गए और इसकी पॉपुलैरिटी कुछ कम नहीं हुई। मैं हमेशा से कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे नमक शमक के नाम से पहले जानते हैं, और बाद में मुझे जानते हैं कि भाई ये हरपाल सिंह जी है। तो ये चीज बहुत ही स्पेशल हुई है मेरे लाइफ में, और इसका श्रेय गिरीश जी को भी जाता है, मैं संजीव जी को भी दूंगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, फूड को भी दूंगा। लेकिन जो इसके पीछे मेहनत की मैंने और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर गिरीश जी ने की, और हमने दोनों ने मिलके इसको इतना पॉपुलर किया। वो हमेशा कहते थे कि हरपाल देखो खाना बनाना तुम्हें आता है, सबको पता है, देखो तुम एक कलाकार हो और खाना बहुत बेहतरीन बनाते हो, वो तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि लोग बोलें कि ये बात है इस बंदे में, और ये चीज उनके किचन में जाके बस जानी चाहिए। तो टर्बन हम्म। तड़का हुआ, लोगों का प्यार मिला, नमक शमक हुआ उसी में और भी ज्यादा प्यार मिला, और ये सिलसिला आज भी मतलब मैं कहूंगा कि चलते जाता है। बिल्कुल क्या, बिल्कुल, क्या सभी का प्यार है और आपकी मेहनत है है? जो वो रंग ला रही है और आप सभी के दिल को बिल्कुल। छू रहे हैं। वेल, बता दूं हमारे बहुत ही टैलेंटेड आरजे हैं, आरजे अरिजीत, बहुत अच्छे ये कुक जी, भी हैं। ये कुछ क्या कुछ बात है। रेसिपीज बनाते रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि माय ऑल टाइम फेवरेट, आप हमेशा से हम सबके फेवरेट रहे थैंक हैं, यू आरजे अरिजीत अरिजीत, के फेवरेट हैं। थैंक यू और अरिजीत। इसके अरिजीत, पहले भी निसार जी तो थे, उनको भी धन्यवाद, और भी जो लोग जुड़े यहाँ पे उनको भी मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज आया है। सर जब सर हम आज लंच सेलिब्रिटी में, शेफ, हाँ सर, हाँ, सेलिब्रिटी शेफ की जब हम बातें करते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि कुछ रॉकेट साइंस वाली आपने आज कुछ रेसिपी बनाई होगी, कुछ खतरनाक सी रेसिपी बनाई होगी। तो सर ऐसा क्या होता है जब नॉर्मल संडे के दिन आज भी स्पेशल कुछ बना है घर पर सर, क्या देखिए किस तरह की एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं सर? अनिमेश, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल होता है अनिमेश। 3-4 दिन पहले हमने लहसुन की खीर बनाई, वो फेसबुक में कल ही हमने अपलोड किया। हमने वो जी। रेसिपी, ये लहसुन की खीर, और आज ही आपसे बातें करने के पहले 1 घंटे पहले ही हम जी। किचन में थे, तो हमने ब्लैक बिस्किट पुडिंग बनाया, केक बनाया, और वो भी 2 मिनट क्या बात इंस्टेंट। इससे इंस्टेंट नहीं हो सकता, और आपसे बातें करने के पहले
वो रेसिपी जस्ट अपलोड हुई है, और मतलब इससे ज्यादा आसान नहीं है, और ये मुझे मेरी बेटी ने सिखाया क्या बात कि है सर, हमें भी फटाफट सिखा दीजिए सर, कैसे आपने बनाया? देखिए बिल्कुल सिंपल है कि हमने 4 बिस्किट्स ली, ब्लैक वाली जो आती है, ठीक है जी, उनको क्रश किया और उसमें एक 1.5 चम्मच जो है, 1 टेबल स्पून एक्चुअली कहूंगा, 1 टेबल स्पून दूध डाला और उसका अच्छा से पेस्ट बनाया, फिर उसको एक कप में डाला, ठीक है। अगर कप से ही खाना है तो कप में सीधे डाल दे, अगर अनमोल्ड करके खाना है तो कप को थोड़ा सा बटर लगा ले। तो ये जो जो पेस्ट बन जाता है, मतलब एक दरदरा सा पेस्ट होना चाहिए बिस्किट का, वो कप में डालें। फिर उसके बीच में जो चॉकलेट आलमंड स्प्रेड मिलता है मार्केट में, वो 1 टेबल स्पून डालें। फिर 4 बिस्किट अलग से एक अलग कप में लें और थोड़ा सा दूध 1 छोटा चम्मच डाल के क्रश करें, ठीक है, उसका भी पेस्ट बनता है। और वो पेस्ट जो है पहले वाले कप के ऊपर डालें, ऊपर वाले मिक्सचर में डालें। जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। सर आपकी और बातें सुनते सुनते मैं वीडियो भी चेक कर रहा हूँ। तो ये जो है सिर्फ 1 मिनट माइक्रोवेव करें, 1 मिनट है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है जी। 1 मिनट माइक्रोवेव करें और ये जो पुडिंग है या केक है ये तैयार है। उसके बाद उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालें या आलमंड स्प्रेड, चॉकलेट आलमंड स्प्रेड डालें और खाएं। कप से निकाल के खाना है तो 10 सेकंड और माइक्रोवेव कर लें, थोड़ी सी फर्मनेस आ जाती है। और छुरी से साइड से एक बार चला लें तो वो कप से फटाफट अनमोल्ड हो जाता है। फिर ऊपर से चॉकलेट आलमंड स्प्रेड डालें। भाई इससे आसान रेसिपी नहीं हो सकती। ये 2 मिनट वाली बिल्कुल रेसिपी है, सही बात आप। ये 2 मिनट बिल्कुल। नूडल से भी जल्दी बनती है एक्चुअली। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा शेफ हरपाल सिंह सोखे, इस पर आप जा सकते हैं, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और आपको बहुत सारी रेसिपीज जो हैं हर दिन आपको मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज जो बहुत जल्दी और आराम से आपके घर में जो जो चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही बन जाएंगी। थैंक यू सो मच सर, एक रेसिपी नया सीखने को हमें मिल गया और मैं भी इसे बिल्कुल जरूर ट्राई करूंगा। तो हरपाल सर, मुझे अब ये बात बताइए कि एक जस्ट क्यूरियस, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सर, जो क्रिकेटर्स होते हैं या हम आरजेस जी होते हैं, जब दिन जी भर शो करते हैं तो फिर हम जी। प्लान करते हैं, रात रात को जब जाते हैं, घर जाते हैं और सब सो जाते हैं, तो हमारे दिमाग में भी वही सब घूमता रहता है। क्रिकेटर्स के दिमाग में भी घूमता है कि हमने ये खेला, वो खेला, ऐसा खेलना होगा। तो जी सर, क्या जी। आपके दिमाग में भिंडी, आलू, टिंडे, इनके सर सपने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आई टेल यू, मेरे फ्रेंड्स जब हम बैचलर थे ना, तो मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, अरविंद यादव, सदन, मनीष पॉल, ऐसे 3-4 फ्रेंड्स थे। जी। और ये जब हम लोग, मैं वापस आता था रेस्टोरेंट से, वो अपने होटल से वापस आते थे, सब अपने अपनी जगह से वापस आते थे, सोते थे। तो सोने लगते थे रात को, मैं 3 बजे उठ के मुझे अचानक से कोई चीज याद आई तो मैं बैठ के रेसिपी लिख रहा होता था। तो मेरे फ्रेंड्स क्या? हमेशा बोलते थे ये तो 3-4 बजे उठ के रेसिपी लिखता है। तो मुझे एक्चुअली सपने आते हैं, और मैंने वो रिटन स्क्रिबल्ड बुक्स अभी भी मेरे पास हैं जिसमें मैं स्क्रिबल किया करता था, क्योंकि 95 96 ये इस जमाने में, या 98 99, मैं कहूँगा 2000 तक तो कंप्यूटर किसी ने देखा नहीं था। तो हम जरूर पेपर में या अपने बुक में स्क्रिबल करते थे कि ठीक आइडिया है। स्क्रिबल करते थे कि आइडिया आया, रात को सोते सोते आइडिया आया तो लिख लिया। ये जरूर हुआ है हमारे साथ भी। क्या बात है, क्या बात है सर। आपको बता दूं कि शागिर मलिक जो है ये इस वक्त दुबई में है, दुबई में रहते हैं, क्या हमारे बात। पुराने ये व्यूअर हैं, और ये कह रहे हैं अच्छा। कि दुआ करता हूं और आप आगे बढ़े सर, आप इसी तरह से अच्छे थैंक अच्छे यू। रेसिपीज बनाते रहें। कुछ अपने फैन से कहिए सर, जितना प्यार आपको इन लोगों ने दिया है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई थैंक यू मलिक साहब, आपकी दुआ कबूल करते हैं हम। और इस वक्त एक्चुअली सारे जहान के लिए दुआ करते हैं कि ये जो समा चल रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो, और हम सब लोग जैसे पहले घूमा करते थे अब थोड़े और रेस्पॉन्सिबली घूमेंगे, और इस जो अर्थ को, मदर अर्थ को रेस्पॉन्सिबली ट्रीट करेंगे। और दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि हम सब जल्दी ये पैंडेमिक से निकलें और फिर से अपना जीवन बसर करें। तो ये मेरी दुआएं हैं। और जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, इतने रिलीजियसली आते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं सभी को थैंक यू कहता हूँ, तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और इस मुकाम पे पहुंचाने वाले आप ही लोग थे, वरना खाना तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आपके प्यार ने मुझे और आपकी चाहत ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अरिंदिता रॉय, क्या थैंक बात। यू सो मच। आई सिंसियरली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर वो पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा खाना क्या है सर?
भाई ये तो आनंद इतना सिंपल है। दिस इज मेरा पसंदीदा खाना इंडियन है और मैं घर का खाना पसंद करता हूँ और जहाँ भी हिंदुस्तान में घूमता हूँ वहाँ का खाना बहुत पसंद करता हूँ। तो हिंदुस्तानी खाना से बढ़िया कोई खाना नहीं है। और ये पैंडेमिक में हमने सब ने देखा है कि हमारी मोर्टालिटी रेट सिर्फ इसीलिए कम है क्योंकि हम हिंदुस्तानी खाना खाते हैं, एकदम बढ़िया खाना खाते हैं, घर पे बना के खाते हैं और ये खाने के कारण हमारी मोर्टालिटी रेट इतनी कम है और कोई कारण नहीं है। देखिए कोई भी दवाई जो है वो हमको इस पैंडेमिक में मिल रही है वो सारी गैसवर्क के नाम पे मिल रही है कि भाई बुखार हुआ तो क्रोसिन ले लो, उससे आगे कुछ और हुआ तो कुछ और टेस्ट कर लेते हैं, तो आप निकल गए उससे तो ठीक है, वरना हम जितने बचे हुए हैं वो सारे खाने के कारण बचे हुए हैं। जो हमने पानी पूरी खाई है, सड़क पे पुचका खाया है कलकत्ता में, तो ये सारी चीजें जो खाई है ना सड़कों पे खड़े हो के, इससे हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया है और अपनी सेहत बिल्कुल को सही। बिल्कुल बरकरार रखा है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल आपने सही बात की है। अब जब हरपाल सर आपके साथ बातें हो रही है तो मुझे ये बात बताइए, खाना खाना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ थोड़ा सा अपने आप को वर्कआउट करने के लिए डांस करना भी जरूरी है। वो भी आपने सर कर लिया था झलक दिखला जा में। वो एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें सर। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एक रहा है कि आप सोचिए मेरी उम्र उस वक्त, मैं बोल्डली कहता हूँ कि मेरी उम्र उस वक्त 50 की थी और मुझे अचानक से, मेरे एक दोस्त है, मैं आज तक उनको नहीं मिला हूँ, मतलब नहीं, ये वो शो के दौरान एक बार मिला हूँ, उसके बाद नहीं मिला हूँ। तो हम बातें करते रहते थे लेकिन कभी ऐसे इंटरेक्शन हुआ नहीं। तो उन्होंने सीजन 9 जब उसके सिलेक्शन हो रहे थे स्टार्स के, तो अचानक उन्होंने मुझे फोन किया और कि हरपाल कहाँ हो? तो मैंने कहा यार मीटिंग में हूँ, बॉम्बे साइड में हूँ। बोला ऑफिस आ सकते हो? तो उनका ऑफिस अंधेरी वेस्ट में है। मैंने कहा आ जाता हूँ, कोई खास काम नहीं। बोला आ जाओ एक बार। तो मैंने कहा ठीक है, 3 साढ़े 3 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, दोपहर का वक्त। मैं गया, उनसे मिला। तो ऐसे ही मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हरपाल डांस शो करोगे? मैं कहा कर लेता हूँ। तो डांस कर लेते हो? कर लेता हूँ। तो बोले कैसे कर लेते हो? मैं बोला देखो जो भी झटका स्टाइल आता है गोविंदा का वो सभी कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा। हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो उन्होंने इतने में बोला तो बैठ जाओ यहाँ पे 1 मिनट। तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को बुलाया, प्रोडक्शन हाउस जो है बीबीसी था शायद प्रोडक्शन हाउस, तो उनको बुलाया और उन्होंने मेरी टेस्ट ली। बोले ठीक है हरपाल जी आप तैयार हैं? हो गए। तो 2 दिन में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, बोले हरपाल जी चलिए आप शुरू हो जाइए। और मैं मतलब एक्चुअली जो लास्ट कंटेस्टेंट था वो मैं था, मतलब मेरे ख्याल से 12वां या 13वां कंटेस्टेंट मैं था। मेरे पहले जितने भी दिग्गज कलाकार थे जो नाचना गाना जानते अच्छी तरह से, वो एक जी महीने से पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब मैं पहले बताइए। दिन स्टूडियो गया अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो मैंने देखा यार ये तो सारे, तो मैंने ऐसे अपने कोरियोग्राफर से मिला, मैंने कहा ये कब से शुरू हो गया है ये प्रैक्टिसिंग? बोले सर जी ये तो 22-23 दिन हो गया इनको प्रैक्टिस करते हुए। मैंने कहा, बोला हमारे पास 9 दिन है सर, सिर्फ पहला एपिसोड 9 दिन बाद होगा सर, आपने जान लगा देनी है। और बिलीव हाँ करिए मतलब हमें 9 दिन से थोड़े ज्यादा ही दिन मिले, हमें 12-14 दिन मिले पहले एपिसोड को पहुंचने के लिए। बट मतलब आप सोचिए कि मेरी ट्रेनिंग शुरू होती थी सुबह 9-10 बजे और रात को खत्म होती थी 9-10 बजे। तो 10 से 12 घंटे ट्रेनिंग होती थी। और ये मतलब मैं एक तरीके से समझता हूँ कि डांस लोगों को आना चाहिए, क्योंकि उसके पहले मैं यही सोचता था कि डांस है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, नाच लेते लोग। लेकिन जब मैं जाता था तो पहला 1 घंटा वो मुझसे स्ट्रेचिंग, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज कराते थे। अच्छा 1 घंटा हो जाता था जब आदमी पसीने पसीने हो जाता था, उसके बाद वो बोलते थे चलिए हरपाल जी अब डांस शुरू करते हैं। मैं उनको बोलता था, मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, मतलब आप लोग मरवाओगे। ये 1 घंटा हाँ आदमी एक्सरसाइज करने के बाद घर जाता है भाई। बोला नहीं नहीं, हम तो अब आप फ्री हो गए हो, अब आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गए, जी अब आप नाच सकोगे। उसके बाद 8 घंटा नचाते थे, बीच बीच में काफी ब्रेक्स रहते थे हमारे पास। तो 8 घंटा नचाते थे और पूछिए मत। एक जर्नी जो मैं जिंदगी भर एक्चुअली नहीं भूलूंगा, बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। और मैं पहला ऐसा कंटेस्टेंट रहा हूं
इस शो में, जो कि करण जौहर जी ने भी बोला मुझे पहले एपिसोड में कि हरपाल जी, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले 9 एपिसोड्स के जितने पहले एपिसोड्स हुए हैं कि एक नॉन परफॉर्मर इतना बढ़िया नाच के गया है। आप कमाल कर दिया आपने, आपसे बढ़िया मैंने देखा नहीं अभी तक। नॉन परफॉर्मर जो डांस नहीं करता, डांस जानता नहीं है, वो इतना बढ़िया नाच के गया। एंड एक्चुअली एक बार मैंने जब एंट्री की तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पहले एपिसोड में बाहर तो बस ठीक हो गया, मैंने कहा पहला एपिसोड भी कर लिया, बहुत हो गया। लेकिन जब पहले एपिसोड में आप बाहर नहीं हुए ना, तो एक अग्नि सी जाग गई अंदर, बोले अब तो नहीं होना है, अब नहीं होना। और बिलीव मी, पूरा परिवार भी यही कहता कि हरपाल अब दूसरे एपिसोड में नहीं जाना बाहर, तीसरे में भी नहीं जाना, चौथे पांचवें में गए तो चलेगा। एंड बिलीव मी कि हम दूसरे में भी नहीं गए, तीसरे में भी नहीं गए, चौथे में भी नहीं गए, पांचवें एपिसोड में मैं एलिमिनेट हुआ। तो फिर दिल को बड़ी शांति मिली कि हाँ भाई ठीक है, हमने जो परफॉर्म किया वो ठीक है, मतलब वो जो भी काम किया लगन से किया। और बिलीव करिए कि मेरे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो थे सुरवीन चावला, वो मुझसे 17 साल छोटी थी, और जो सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट थे वो हेली शाह, वो 30 साल छोटी थी, और उनसे मैं compete कर रहा था। तो मतलब आप सोचिए उनकी एनर्जी लेवल्स और मेरी एनर्जी लेवल्स। तो कई बार कोरियोग्राफर ही बोलते थे जब वो आपस में बात करते थे, बोले सर आपकी उम्र और उनकी उम्र देख के हम हैरान है कि भाई आप इतनी एनर्जी लेके कैसे घूमते हो और इतनी फुर्ती। तो फॉर्चुनेटली मेरे अंदर वो है कि मैं कहीं ना कहीं एक्सरसाइज रिजीम मेंटेन करके रखता हूँ। आज भी पैंडेमिक में भी जब शुरू में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता था तो हम घर पे ही करीब 45 मिनट्स योगा सारा कर लेते थे और स्किपिंग कर लेते थे, ताकि एक बॉडी में एक तंदुरुस्ती बनी रहे। तो बिल्कुल सर, एनर्जी एनर्जी के पावर हाउस तो आप हमेशा से रहे हैं। मैं जितनी बार आपसे मिला हूँ, पॉजिटिविटी जो है वो नजर आई है, पॉजिटिव रहने की एक इच्छा जो है वो हमेशा से आपके अंदर रही है। सर, अनामिका एक सवाल पूछ रही है, आपने ही पढ़ लिया है सर। घर का क्या माहौल रहता है, घर के किचन में किसकी किसकी ज्यादा जोर रहती है? और घर के जो किचन है वो मेरी वाइफ ही संभालती है ज्यादातर, और बहुत कम समय होता है कि जब मैं उनको हेल्प करते रहता हूँ और किचन में हेल्प करता हूँ। कभी कोई गेस्ट आता है तो मेरा काम है कटिंग चॉपिंग, जितनी तैयारी करनी होती है वो मैं कई बार तैयारी करके दे देता हूँ। तो ज्यादातर खाना वो बनाते हैं, बट कई बार ऐसे होता है कि इंटरनेशनल खाना बनाना हो या पास्ता बनाना हो या थाई खाना बनाना हो, कई बार बिरयानी भी बनानी हो, तो ये जो चीजें हैं कभी बना लेते हैं बच्चों के रिक्वेस्ट पे। क्या बात है। तो सर, कभी ऐसा होता है कि उनमें कुछ आपको नोक झोंक नजर आ जाती है ना, इसमें कमी है, कुछ बोल देते हैं आप, ऐसा कभी कुछ समझा देते हैं? नहीं, ऐसा एक्चुअली होता है? मैं जब खाना बनाता हूँ तो मेरे खाने में ज्यादा नुक्स निकाले जाते हैं। ओहो। उल्टा है हमारे क्या यहाँ बात पे। है। ओके, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा सर, जी ये मुझे बताइए कि अभी का जो माहौल चल रहा है, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले ऑफ एयर भी बातें कर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी जी इंडस्ट्री की ही अगर हम बातें करें, लोगों में थोड़ा सा भय है, जो सब जी। कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी धीरे धीरे करके, कोलकाता की अगर हम बातें करें तो रेस्टोरेंट जो है वो खुल गए हैं, लेकिन लोगों में थोड़ा सा भय है, डर है। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि सब कुछ न्यू नॉर्मल तरीके से सब कुछ आ रहा है, सामने आ रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्या कैसे क्या होगा? देखिए ये बड़ी दुख की बात है कि जो समय से हम गुजर रहे हैं, खास तौर से कलकत्ता की ही अगर मैं बात करूं तो कलकत्ता जो है ना, स्ट्रीट फूड कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, कि उससे ज्यादा स्ट्रीट फूड आपको कहीं नहीं दिखता। का मतलब इतना ज्यादा है पूछिए मत। और इस दौरान 4 महीने वो लोग जो रोज लगाते हैं ठेला या जो भी दुकान लगाते हैं, उन पे क्या असर पड़ा होगा मैं समझ नहीं पाता हूँ। कि मुझे बड़ा दुख होता है जान के भी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हम ठीक है, हम सेलिब्रिटी शेफ बन गए हैं, बट कहीं ना कहीं एक थ्रेड से जुड़े ही हुए हैं हम सब। चाहे वो स्ट्रीट में खाना लगाते हैं या चाहे हम रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं या होटल में बनाते हैं। तो स्ट्रीट फूड वालों के लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई सर, क्योंकि कलकत्ता के लिए भी और सभी जगहों के लिए। क्योंकि कलकत्ता के लिए खास बोलूंगा क्योंकि जो रोज आके ठेला लगाता था बंदा, और अब नहीं लगा पाता। अब अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी देती है तो भी चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि लोग इतनी जल्दी बाहर निकल के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज देखिए रेस्टोरेंट्स तो खुल गए हैं कलकत्ता में, लेकिन
और हाइजीन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से काम कर रहे हैं सभी लोग, जी, सारे बिल्कुल, बिल्कुल, प्रिकॉशंस ले रहे बिल्कुल। हैं, ठीक है ना, हुँ, सारे ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख के आपको डिलीवरी दे रहे हैं, ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, अपने यूनिफॉर्म को, शूज को, पूरे फ्लोर स्पेस को, सब चीजें सैनिटाइज हो रही है, स्टोरिंग बेटर हो रहा है, सब कुछ बेटर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डर है लोगों में, ये एक्चुअली लोगों को ही दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी अच्छी बात ये है हमारे खाने की कि हमारा खाना इतना ज्यादा पकाया जाता है। हुँ, अब वो न्यूट्रिशनली शायद उतना बेहतर ना हो प्रोसेस, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा पकाया जाता है तो उसमें जीव जंतु या वायरस का जीना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल वाली कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये, तो वायरस अगर आया भी तो कहीं ना कहीं इंसानों से ही ट्रांसफर होगा, ठीक है जी, वो खाने में नहीं से ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये मैं लोगों से हमेशा से अपील करता आया हूं कि आप अगर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट को मरता हुआ नहीं देखना चाहते और नहीं देखना चाहते कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हों उस रेस्टोरेंट से, तो आप लोग प्लीज धीरे धीरे ऑर्डर करना शुरू करें। आप बेशक वो जब खाना मंगाते हैं, आजकल खाना जो है वो कह ही रहे हैं कि भाई जो है छोड़ के चले आते हैं, आप उसको लाते हैं, आप बेशक उसके बाद सैनिटाइज करें, बेशक वापस पकाएं उसको, ठीक है, उस हुँ, खाने को अपने बर्तनों में, डायरेक्टली उन बर्तनों से ना खाएं, लेकिन आप अपने बर्तनों में गर्म करके खाएं उसको और मंगा के खाएं। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं ये ट्रांसफर होने के चांसेस है, तो ट्रांसफर यूं ही नहीं होते भाई, कोई दे के जाता है, आप लेके आते हो अपने घर पे, वो जो भी पैकेजिंग मटेरियल वगैरह है उससे मतलब निकाल के अपने बर्तनों में गर्म करें और जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उसको डिसइंफेक्ट करें, अपने हाथ वगैरह फिर से धोएं और फिर खाना खाने बैठे। तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रही, अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन। अगर मैं हांगकांग देखूं, अगर मैं सिंगापुर देखूं, अगर मैं कनाडा देखूं या ऑस्ट्रेलिया देखूं या अमेरिका देखूं या यूरोप के भी सारी कंट्रीज देखूं, तो बड़ा उनको देख के लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ नहीं किया। अब वहां की गवर्नमेंट ने क्लियरली देखिए कि जो भी हॉस्पिटैलिटी में या दूसरी जगह भी काम करता है, उनको, जैसे कनाडा में मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि शेफ हमारे लिए तो 4 महीने गवर्नमेंट ने बिठा के हमें $2200 हमारे बैंक में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और $2200 इज गुड इनफ फॉर मी टू रन। 6 महीने का रेंट जो है वो माफ तो नहीं हुआ, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अगर घर का मेरा ईएमआई चल रहा है, मोराटोरियम नहीं हुआ। देखिए मोराटोरियम जो हमारी गवर्नमेंट ने निकाला है बहुत ही गलत निकाला है, क्योंकि उससे जो अगला बंदा, ठीक है, अभी 6 महीने नहीं देगा पैसे, लेकिन उसका रेंट का टोटल प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट एलिमेंट इतना बढ़ जाता है और कि वो दब जाता है इंटरेस्ट में। तो ये भी जो हुआ है ये भी सही नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट्स भी विलायत में मैंने देखा है कि जो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर हमको गवर्नमेंट ने लगभग लगभग 75% रेंटल फ्री कर दिया है एंड मैंडेट दे दिया है ओनर्स को कि आप रेंट नहीं ले सकते 75%, 25% से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये फिजिकली दिख रहा है, ये दिख रहा है लोगों को, जो किया गया है ये दिख रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ एकदम कमजोर वर्गों को दिया है लोगों ने, जो भी है, मैं ऊपरली कहता हूँ, ठीक है, वो वोट बैंक है गवर्नमेंट की, उनको आप देते हैं, ठीक है, चावल दाल, ठीक है। अब जो टैक्स भरता है उसके लिए तो सोचते ही नहीं है आप कुछ। टैक्स तो जो जी, मिडिल क्लास भरता है, और मिडिल क्लास आदमी जो है वो हमेशा सोचता है कि चलिए हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर लेते हैं। हम जो टैक्स भरता है उसके लिए कुछ सोचा नहीं आपने, उसके लिए इंटरेस्ट, उसके लिए सारे ऐसे जुमले बना दिए कि इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है, अभी मत दीजिए, बाद में और ज्यादा देना पड़ जाएगा आपको। तो ये कहीं से जो जो एक्चुअली टैक्स भरता है वो उसके लिए नहीं हुआ। जो एक्चुअल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो इतने रेवेन्यू जनरेट करती है, वो कहीं ना कहीं बैठ गई है। और बड़ी दुख की बात है, जो मैं समझता हूं कि ये कम से कम रिवाइव होने में 12 महीने और लगेंगे या 18 महीने से और मतलब लग जाएंगे, इससे कम नहीं होगा। और बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि खुद मैं देखता हूं मेरे ईमेल पे रोज कोई ना कोई शेफ दूर से रिक्वेस्ट करता है, शेफ मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया है, मुझे नौकरी दे दो।
या मानो कुछ लोग इतने तंगी में आ गए हैं कि शेफ थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दो, आप भेज दो हमें प्लीज, थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो ये जो चीज है ना, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने ठीक है अपने हिसाब से उन लोगों के लिए किया होगा जिन लोगों से उनको वोट की अपेक्षा है। हम भी वोट देते हैं भाई, ऐसा नहीं कि हम वोट नहीं देते, उन लोगों के लिए किया होगा। बट जो पूरी जनता के लिए मैं कहूंगा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ कहीं ना कहीं, और वो बिल्कुल सर, कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल मिसफायर कर गई है गवर्नमेंट। बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल। और ये आने वाले समय में मतलब लोग बोलते नहीं है और हिडन डोर्स के अंदर बोलते हैं, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए बोलता हूँ कि आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और दिक्कतें और आने वाली है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली आने वाली है। देखिए लोग खाएंगे नहीं, डरेंगे। अगर तो ये जो कहते हैं ना वैक्सीन, जो डर, एक्चुअली सारा माहौल तो डर का है। वायरस क्या है किसको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है एक्चुअली, ऑनेस्टली। जी मतलब वायरस ठीक है, हम समझ रहे हैं वायरस है, आया है, उसके नतीजे भी हम देख रहे हैं कि ठीक है वो हानिकारक है, उस पर रिसर्च हुआ कि नहीं पता नहीं। बट लोग डरेंगे डेफिनेटली ना कि भाई जाएंगे। जिस दिन सुनेंगे वैक्सीन आ गया है, उस दिन से माहौल थोड़ा बदलना शुरू होगा, लेकिन वो भी इतने बिल्कुल सर। आसानी से नहीं चेंज होने वाला। देखिए आप डरेंगे थोड़े समय के लिए, आपको लगेगा कि नहीं मुझे वो प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ेगा और मैं थोड़े समय के लिए और वो जो थोड़ा समय है ना, उसमें बहुत लोगों को बहुत असर पड़ जाएगा और बहुत फैमिलीज डिस्प्लेस हो जाएंगी। आप समझिए कि ये बहुत दुख की बात होगी है और बहुत ही चिंताजनक बात है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत चिंताजनक बात है। जो हम बातें कर रहे थे कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, वो उसको सेटबैक मिल गया है, सेटबैक मिल गया है उसको एक्चुअली। बिल्कुल आपने सही बात की है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थोड़ा वक्त ज्यादा ही लग जाएगा क्योंकि सब कुछ नॉर्मल होने में लोगों में थोड़ा भय है। वो धीरे धीरे करके समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम आशा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। हरपाल सर, जब भी आपके साथ बातें हुई है बहुत पॉजिटिव चीजें हमने जानी है। जो लोग बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं उन सभी से कुछ अपने अंदाज में कहते जाइए सर। भाई ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है समय, ये मैं डेफिनेटली जानता हूँ। अपने मन को पॉजिटिव रखना एक तरीका जो मैंने देखा है कि इस वक्त जितने लोगों को आप जानते हैं ना, उनको फोन करिए, बात करिए, उनसे अपने पुराने मेमोरीज ताजा करिए, ठीक है, उनसे बातें करते रहें। रिवाइव बैक द ओल्ड फ्रेंडशिप, रिवाइव बैक द ओल्ड मेमोरीज। आप उनसे बातें करते रहें, जगाते रहें, परिवार से बातें करते रहें। और देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहा है, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत कम लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है जी, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये कुछ ना कुछ तो असर किसी ना किसी को किसी तरीके से किया ही है। आप सिर्फ एक काम करते रहिए कि भाई लोगों से बातें करते रहें, फ्रेंडशिप में आप बातें करते रहें, ओल्ड फ्रेंडशिप्स हैं तो रिवाइव करें, ओल्ड मेमोरीज रिवाइव करें, बातें करें। लुक एट योर ओल्ड स्नैप्स, go through them every day or whenever you feel like time. Read a book, when you get time. Do some cooking with your family when you get time. तो इस तरह से एक फैमिली माहौल बना रहे आपके परिवार में, और आप इसी तरह से अपना समय बिताते रहें। मेडिटेशन जरूर करें, योगा जरूर करें, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये छोटी छोटी चीजें करते रहें घर के अंदर ही। अभी भी अगर आप कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे लॉकडाउन खुला और वापस सीवियर लॉकडाउन में आप लोग चले गए, तो ये कॉन्स्टेंटली करते रहें, योगा करते रहें। और अपना रूटीन घर का ना, मैं जरूर कहूंगा कि जैसे ऑफिस जाते थे ना, उस तरह से अपना रूटीन बना के रखें। वो रूटीन चेंज मत करिए। बेशक घर पे रहते हैं आप ये मत चाहिए कि आप ऑफिस तो जाना नहीं है तो क्यों तैयार होना है। भाई तैयार होना है आपने, और आपने अच्छा फील करना है। घर से ही बेशक आप जिस तरह से भी काम कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो वो जो रूटीन होता था आपका पहले, उस तरह ही रखना है। बेशक घर के बाहर नहीं स्टेप कर रहे हैं तो आपने वैसा ही रूटीन रखना। अगर जॉगिंग करने जाते हैं तो घर पे ही स्पॉट जॉगिंग करिए, घर पे ही योगा करिए, और घर पे तैयार हो जाइए, बैठिए, गेट दैट पॉजिटिव फील, गेट दैट गुडनेस, वो अच्छा लगता है जब आप करते हैं। तो अगर आप घर के ही शॉर्ट्स में घूम रहे हैं या टी शर्ट में, जो आप आके जब रिलैक्स होके बैठते हैं तब
काम करके आके बैठते हैं, अगर आप वैसे ही रहेंगे तो एक माहौल डिप्रेशन वाला बन जाएगा। इसको भगाना है आपने। तो कीप टॉकिंग टू पीपल, बिल्कुल you know, work as you have been working every day. Think that you are working every day, nothing has affected you. Think that power thing, क्योंकि जितना आप कमजोर फील करेंगे अपने आप में, उतनी आपकी इम्यूनिटी घटेगी, उतना आपको नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की हरपाल सर। अब वो वक्त आ गया जब हम दोनों मिलकर एक साथ जिंगल गाएंगे, यानी कि जी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी जो है वो फैलाएंगे। 1 2 जी। 3 हियर वी गो। नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच हरपाल सर हमारे साथ बातें करने के लिए। आप हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हो, हम सब के फेवरेट रहे हो। इसी तरह से आप रहिए, हम सब के लिए नई नई चीजें जो है वो कुक करते रहिए, नए नए रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर करते रहिए। वेल, बता दूं कि हरपाल सर के फेसबुक पेज को तो आपने देख ही लिया, शेफ हरपाल सिंह सोखी। साथ ही साथ इंडिया टॉप शेफ ऑफ यूट्यूब भी रहे हैं, और यूट्यूब पर भी इनके बहुत सारे रेसिपीज जो है आपको मिलते रहेंगे। तो यूट्यूब पर भी जाकर आप हरपाल सर के रेसिपीज को आप चेक कर सकते हैं। हरपाल सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के थैंक लिए यू और रविवार की रमेश, शाम सितारों के नाम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रमेश। थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ थे नन अदर देन हम सब के फेवरेट शेफ हरपाल सिंह सोखी, मास्टर शेफ, सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी। एक और सेलिब्रिटी के साथ बातें नेक्स्ट वीक होगी रविवार की शाम सितारों के नाम में। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि घर पर आप नॉर्मल वे में घूम रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ऐसा फील करिए कि जी हाँ, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छी फील होगी। और खाना बनाना सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नई चीजें बनाते रहिए, जैसे शेफ हरपाल हमेशा ट्राई करते रहते। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।